संपदा श्रवती ज्योति नमोस्तुते दीपा ज्योति दीपा ज्योति जनार्दना दीपा ज्योति परब्रह्म संध्या दीप नमोस्तुते। शांति शांति शांति। फिर से सर्वगुरु हो जाए करूंगी स्वागत गीत के लिए गीता बैनर्जी और उनकी सखियों को कि वो मंच पे आ जाए और खूबसूरत स्वागत गीत से आज के कार्यक्रम को और इस प्रांगण को आलोकित करें। आ रही है मैडम गीता बैनर्जी, श्रीमती श्रेया गांगुली और श्रीमती गीता बैनर्जी प्रख्यात गायिका है हिंदी सॉन्ग की और आज आपके सामने खूबसूरत सा स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। तालियां बजा दीजिएगा मैडम। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद। मैडम गीता, तबले पे थे गौतम नाली जी। गीता और उनकी सखियों ने बहुत खूबसूरत गीत आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी आदर के साथ संस्था चेतना संस्था के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप यादव जी को कि वो मंच पे आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भानु प्रताप सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड अफसर हैं और उनकी ख्याति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा भी साहित्यिक सामाजिक क्षेत्रों में रही है। मैं आग्रह करूंगी कि मंच पे आए सर और आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। ये अवसर देने के लिए मेरा यह सौभाग्य है कि आज चिन्मय मिशन के पवित्र प्रांगण में हम आज इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ परम पूज्य स्वामी सुतानंद सरस्वती जी का, जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा से इस संस्था के साथ शुरुआत से रहा है। बिना इनके आशीर्वाद के कोई भी हमारा जो है कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। आपको बहुत बहुत नमन के साथ सादर धन्यवाद स्वामी जी कि आपके अनुभूति से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आज हम यहाँ इस पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का दिन विशेष है। इस पुस्तक का विमोचन हम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी कवियत्रियां हैं, शायराएं हैं और आज का दिन जैसा कि मैडम ने बताया मातृशक्ति को समर्पित है, महिला दिवस को है। मैं जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं उन सबको महिला दिवस की बधाई देता हूँ। मैं यहाँ आमंत्रित जितने भी कविगण हैं, कवित्रियां हैं, शायरा हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, जानता भी नहीं हूँ। अब ये किताब पढ़ूंगा तो एक एक के नाम से परिचित होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपके वजह से, आपके काम की वजह से ये किताब जो है ये प्रकाश में आई है और हम आज इसका यहाँ विमोचन कर रहे हैं। अनुपस्थिति में मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर JD सिंह का, डॉक्टर रथ का, आर्यन सर का, श्री गुरु विजय सिंह जी का, जिन्होंने इस संस्था की नींव इतनी अच्छी तरह से डाली है कि ये संस्था अभी तक उसी मजबूती से काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और हम नए कलाकारों को जो है मंच प्रदान करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हमने स्वागत की सुना, एक मधुर स्वागत की, तो श्रीमती गीता बनर्जी, श्रीमती कावेरी और श्रीमती श्रेया जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन किया आपने। हमारे कार्यक्रम को जो है शुरुआत में ही चार चांद लगा दिए अपनी मधुर आवाज से। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर PK मोहम्मद नवाज जी का, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप M.Pol में, और आपकी टीम यहाँ पे हमारे सामने है, हमारे कार्यक्रम के लिए आई है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। और यहाँ पे एक नाम मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, हमारे भी श्री अनामी रंजन विश्वास जी हैं, जो कि साहित्य प्रेमी हैं और इन्होंने जो है हमेशा से साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे बढ़ करके इसको बढ़ाने के लिए, इसके उत्थान के लिए काम किया है। और ये पुस्तक जो है इन्होंने कलकत्ता में पुस्तक मेले में भी रखे थे। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आगे चलते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो किताब है, आज डॉक्टर श्री रमेश जोशी जी हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित थे, वे मुख्य भूमि में है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका की जो है अद्वितीय बुक्स, इनको भी मैं जो है यहाँ याद करना चाहूँगा। उनका स्वागत है उनकी अनुपस्थिति में कि उनके प्रयास से जो है ये एक बहुत अति उत्तम कार्य जो है ये संपन्न हो रहा है। और जहाँ तक इस पुस्तक का है, इसके बारे में तो जो विचारक हैं बताएंगे, साहित्यिक लोग हैं वो बताएंगे।
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि शहीदों का तीर्थ स्थल है, जो कि लघु भारत है, जो मिनी इंडिया है, जहाँ की गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति जो है वो अपने आप में अनोखी मिसाल है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जिस एकता और सौहार्द के साथ हम यहाँ रहते हैं, यह अपने आप में अनुकरणीय है। और इस पुस्तक में जो रचनाएं हैं वो कहीं न कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता से लेकर के जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है उसको लेकर के जो कठिनाइयां शुरुआत में हमारे पूर्वजों में झेली इस चीज को बचाने के लिए, उन सब का चित्रण जो है इस किताब में, इस पुस्तक में मिलता है, कविताओं के वर्णन में मिलता है। और इसे पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने बहुत संक्षिप्त रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इतिहास पढ़ लिया, यहाँ की सामाजिक जो संरचना है उसके बारे में हम इसे जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी को, और एक बार पुनः अभिनंदन। साथ ही साथ चेतना संस्था से जुड़े हुए हमारे रेणुबाला मैडम जनरल सेक्रेटरी, जो बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को करने के लिए लगी हुई थी और मुझे उन्होंने चैन से रहने नहीं दिया। और आज ये यहाँ पे संपन्न हो रहा है। डॉक्टर मजूला है, इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो कार्यक्रम के संचालिका भी हैं और एक हिंदी की अनुपम सेवा कर रही हैं, एक कवियत्री के रूप में और एक अध्यापिका के रूप में। और यहाँ हमारे भी उपस्थित शर्मा जी हैं जो शायद शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं, उषा जी हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ, ये शीर्षक है इस पुस्तक का। और अभी आप भावांजलि सुन रहे थे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी से। अब मैं जिस शख्स को इस मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। और ये पंक्तियां हैं मील तकी मील के। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने जाने न जाने, कोई ही न जाने, बात तो सारा जाने है। आप सबके समक्ष आ रहे हैं श्रीमान R.A. खान सर। खान सर सूचना तकनीकी के क्षेत्र में द्वीपों में कार्यरत रहे हैं। टीवी 1982 में सर भी यहाँ पर ले आए थे, पहली बार, क्योंकि वो बिजनेस में भी संलग्न है। और दूसरी बात उर्दू शायरी और चेतना के साथ, तो मैंने कहा, मैं कहना चाहूंगी चेतना संस्था के वो दायरा उर्दू अदब के अध्यक्ष हैं और उन्होंने उर्दू शायरी को जीवंत और जीवित इन द्वीपों में आज भी रखा है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ खान सर को कि वो आए और इस कार्यक्रम के विषय में कुछ बातें, कुछ शब्द आप सबके समक्ष रखें। शुक्रिया मैडम। हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। ये रमेश जोशी जी ने वो काम किया है जो 19वीं सदी में वो यहाँ मौजूद थे और 20वीं सदी के अवायल में उन्होंने ये किताब तय कर दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके पहले भी कोशिश हुई है साहित्यकारों, शायरों, कवियों को इकट्ठा एक किताब में समेटने के लिए, लेकिन वो काम किसी का पूरी तरह से नहीं किया। आज रमेश जोशी जी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ के तमाम साहित्यकारों को, जो पुराने से पुराने हैं या जो बिल्कुल नए हैं, जो पिछले 2025 से लिखना शुरू किए हैं, उसमें शामिल किया है। इस डायरेक्टरी को बनाने के लिए, इस किताब को बनाने के लिए या इस दस्तावेज को बनाने के लिए डॉक्टर रेणुबाला ने बहुत मेहनत किया है। एक एक आदमी का नाम वहाँ पहुँचाया है, सबके तमाम जो है कि लेख को पहुँचाया है, उनके शायरी को, उनकी कविताओं को और उनके फोटो तक को पहुँचाया है। जो आप किताब में शामिल है वो आप देख सकेंगे। बड़ी मुश्किल के बाद कुछ लोगों के फोटो या उनके कलाम नहीं मिल सके,
का नाम उसके अंदर शामिल है। आप देख रहे हैं बहुत का चाहे 4 ही लाइन का हो है। तो ये किताब रमेश जोशी जी ने लिख करके, और मैं सागर में खड़ा हूँ, ये किताब लिखने का उनका जो उद्देश्य था, उनका जो मकसद था, एक तरीके से पूरा हुआ है और हमारे लिए एक दस्तावेज भी लिया। जब आज के 100 साल बाद भी लोग पूछेंगे कि शुरू में कितने यहाँ शायर या कवि और लोग थे, तो वो बात जो है कि उनके सामने आ जाएगी कि देखिए एक गायत्री मौजूद है, एक जो। अच्छा, मजे की बात यह है कि उन्होंने उनका परिचय उनकी बर्थडे से लेकर के उनकी शायरी के कलाम तक कर दिया। यह बड़ी अजीब बड़ी बात है। एक तरतीब जो दी गई है वो तरतीब इस तरीके की है कि जिसके अंदर एक ही नजर में आप तमाम चीजों को जान सकेंगे। एक पेज या 1.5 पेज के अंदर लोगों को दिया है इन्होंने, और कम से कम जो है कि लोगों को उसमें लिखने के लिए उन्होंने कहा था कि 1-2 गज़लें भेज दीजिए। तो इस तरीके से लोगों ने भेजा है। न दे सके हैं तो रेणुबाला मैडम ने उनसे मार के दर्जनों बार फोन करके मंगा के उनको दिया है। इसके पहले भी इसकी कोशिश हुई है शायद, लेकिन वो पता नहीं है इनका जिनका नाम है कौन कौन है, या वो कहीं साहित्यकार समझे जाते थे उस वक्त में। लेकिन आज उन्होंने 0 से लेकर के आज 104 तक, 102 तक, शायद 102 है, 102 कवियों और शायरों सब को इकट्ठा कर दिया है और उनकी रचनाओं से परिचय भी कराया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए एक दस्तावेज है, अंडमान के लिए दस्तावेज है। मैं तो अंडमान पूरे द्वीपों के तरफ से उनको धन्यवाद पेश करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो काम किया है वो सराहनीय है। और इसका जो है कि आपको अज़्र मिलेगा। इस बात के साथ मैं ये बात को खत्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब उनकी किताब का रस्म इजरा भी कर दिया जाए स्वामी जी के हाथों मौजूदगी में, और फिर वो रेणुबाला जी आप ले आए हैं किताब में। स्वामी जी आप आ जाए। यादव साहब सुल्तानंद जी के हाथों हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा ये काम जो है उनसे लिया है, और उनका बहुत बहुत जो है कि शुक्रिया है कि हमारे साथ हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर श्रीमान राधा कृष्ण जी के परिवार से कोई यहाँ उपस्थित हो, श्रीमान राधा कृष्ण जी के परिवार से सदस्य उपस्थित इस मंच पे आ जाए। मैं आदरपूर्वक शर्मा साहब को भी आग्रह करूंगी कि मंच पे आए। करीब 51 कवियों के कवियत्रियों की कविताओं को इसमें संकलित किया गया है। मैं सबसे छोटे युवा उदय किरण जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि मंच पे आए। उदय हॉल में आपको भी आमंत्रित करती हूँ कि मंच पे आ जाए। अब पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम होगा। वैसे तो पुस्तक लोकार्पण समय, श्रम, तटस्थता की आवश्यकता पड़ती है, और 150 साल से यहाँ पर ये जो आबादी आई, और 2025 तक के कवियों ने जो कार्य यहाँ पे किया उसका संकलन काफी कठिन प्रयासों के बावजूद भी इस गौरवपूर्ण कृत्य में सोने पर सुहागा बना तकनीकी क्रांति, क्योंकि रमेश सर जो कि मुख्य भूमि में बैठे हैं, आज हमें देख रहे हैं, वैसे उनका पूरा प्रयास रहा है। उन्होंने फोन से संपर्क किया और पूरी कोशिश करके जो कवियत्री यहाँ पर काम कर रही थी, साहित्यिक रचनाएं कर रही थी, उनको पुस्तक स्वरूप दिया। संकल्पों से पर्वत टूटते हैं, विश्वासों से तूफान बिखरते हैं, प्रयासों से बाधाएं हटती है, पुरुषार्थ को ही सदा मंजिल मिलती है। लीजिए, प्रस्तुत है विमोचन पुस्तक का मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम पूज्य स्वामी जी के हाथों से यह कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। मैं चेतना के अध्यक्ष को भी देख सकती हूँ, महासचिव को भी देख सकती हूँ, राधा कृष्ण जी के परिवार के सदस्य, आपके लिए खूब सारी तालियां हो जाए। और सबसे छोटे किरण के लिए भी मैं खान सर को देखती हूँ, उनकी तत्परता, उनकी निष्ठा, और साथ ही साथ शर्मा सर भी मंच पे हैं, मैडम रेणु, सबके लिए फिर से जोरदार तालियां। और इस प्रयास के लिए इन दीपों में जो रचनाकार हैं उन सबको भी ढेर सारी बधाइयां
ये पुस्तक सुरेखा सबके समक्ष आया है और एक कॉपी आप सबको भी यहाँ से मिल जाएगा। मैडम रेणु से संपर्क कीजिएगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चेतना संस्थान की ऊर्जावती, मुखर, प्रतिभाशील महासचिव मैडम रेणु बालाजी से आग्रह करूंगी कि वो मैं सागर में खड़ा हूं इस पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करें। ऐसे तो पेशे से वो हिंदी की शिक्षिका है, आजकल रिटायरमेंट के बाद बिजनेस में भी संलग्न रहती है। द्वीपों में राष्ट्रभाषा के उत्थान में वो संलग्न है और तन मन से तत्पर है। उनका भी खूब सहयोग रहा। जोशी सर ने बताया कि रेणु ने खूब उन्होंने किया और उनकी पुस्तक रूप में मैं सागर में खड़ा हूँ आपके सामने दिखाई जो आप अभी विमोचन हुआ, उसमें रेणु का भी प्रयास है। मैं सभी रेणु को आमंत्रित करती हूँ कि आए और पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी। आदरणीय खान साहब, पीपी यादव सर और सभा में सभी उपस्थितों को मेरा नमस्कार। मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ, ये काव्य संग्रह जो है इसको अगर मैं एक वाक्य में कहना चाहूँ तो इतना ही कहूंगी कि ये अंडमान की सांझी संस्कृति और 100 साल का जो काव्य का इतिहास है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। आज पुस्तक के संपादक जैसा कि आप जान चुके हैं ये हमारे रमेश जोशी जी, जो कि लगभग 1980 में यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापक में आए थे और लगभग 6 साल यहाँ पर उन्होंने कार्य किया। लेकिन उन्होंने इन अंडमान की जो संस्कृति है उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके मन में ये आया कि मैं अंडमान के लिए कुछ करूं। क्योंकि वो साहित्य से जुड़े थे तो उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से कुछ छोटी छोटी अंडमान के बारे में रचनाएं, कुछ लेखनी डॉक्यूमेंट्री की तरह की, किंतु उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तब उनके विचार में एक बात आई कि क्यों ना सारे अंडमान के जो कवि हैं इतने सालों से ऐसा है कि वो सामने नहीं आ पाए या जो युवा हैं उनको एक साथ में लाकर एक मंच पर एक किसी छाते के नीचे उनको इकट्ठा किया जाए। तो इस विचार को उन्होंने अपने दिमाग में रखा और अंडमान के जो साहित्यकार हैं या रचनाकार हैं उन्होंने संपर्क किया और मुझसे भी संपर्क किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ये अपने कार्य पर जामा पहनाया। इस संकलन को जो काव्य संकलन है इसके प्रति अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इनका कालखंड है वो 100 वर्ष का है। 1924 से लेके 2025 के बीच में जितने भी यहाँ के रचनाकार हैं उनकी छोटी छोटी रचनाओं को इकट्ठा किया और लिखा, उनको इकट्ठा किया और उसका संपादन किया। साथ में एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि आज कुछ ऐसे रचनाकार भी हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य हमारे यहाँ पर हैं और उनको इस तरह से अपने पूर्वजों के साथ जोड़ने के लिए, अपने अभिभावकों के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है। आज देखिए हम सब एक जगह पर एकत्रित हैं। इनमें सबसे पुराना नाम जो है पंडित जी राधा कृष्ण जी का है। आज उनके परिवार के सदस्य हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं कि गुमनाम सी हो गई हैं। उनको किसी प्रकार का इस तरह का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमारे रमेश जोशी जी ने इसके लिए कोशिश करी और आज वो फिर हमारे बीच में जो धूमिल हो गए थे आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं। यादों के माध्यम में, अपनी रचना के माध्यम से वो बहुत ही माहिर थे लिखने में। तो ये तो बात मैं बाहरी बात करती हूँ। किताब की जो समीक्षा है
उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि रमेश जोशी जी मानते थे कि जो राजाओं के इतिहास में केवल तारीखें ही सच होती हैं, लेकिन साहित्य में जीवन सच होता है, जीवन जिया जाता है। जीवन में क्या विषम परिस्थितियां हैं, किस तरह के उतार चढ़ाव है, इनको केवल साहित्य ही बता सकता है। सो उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात को अपने जहन में रखकर इस रचनाओं को संकलित करने की कोशिश की। जैसे कि हमारे खान साहब ने बताया कि हमारे अंडमान के लिए ये एक डॉक्यूमेंट्स की तरह है, जीवन दस्तावेज है हमारे लिए। जब किसी समय बच्चों को, जैसे आज 100 साल पहले हमारे जो कुछ रचनाकार थे, कवि थे, हम भूल से गए हैं, लेकिन कभी हो सकता है कि हमारी याद के लिए आज हम हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक डॉक्यूमेंट्स की तरह, एक साक्षी इतिहास की तरह उनके पास विरासत के रूप में है। रमेश जोशी जी ने इस काले पानी को काले पानी नहीं माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये जाति, भाषा, धर्म और किसी क्षेत्र से दूर है, एकदम यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, ये बैकवर्ड है। इसलिए उन्होंने इन द्वीपों को एक बैकवर्ड साझी संस्कृति का, मिश्रित संस्कृति का एक संज्ञा दी है। उन्होंने लघु भारत का एक स्वरूप यहाँ पर देखा और हम मानते हैं कि इस पूरे भारत में इस तरह का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने आप को बहुत धन्य भी मानते हैं कि ऐसा समाज जहाँ पर किसी प्रकार का धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं है, अलगाववाद नहीं है और सब मिश्र होकर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा उन्हें पूरे भारत में कहीं पर ऐसा समाज नहीं मिलेगा, इसीलिए वो इस तरफ ज्यादा प्रभावित हुए। रमेश जोशी जी की मैं एक प्रशंसा ये करना चाहूंगी कि जैसा कि कोई भी संपादक या लेखक अपनी पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो वो समर्पण के लिए अपने परिवारजनों को या अपने मित्रों को या ईश्वर प्रभु को वो समर्पण करते हैं, किंतु इन्होंने इस संकलन को जो अर्पित किया है वो उन अकाल पूर्वजों को समर्पित किया है जिन्होंने अपनी तपस्या श्रम से इस भूमि को सींचा है। उनका ऐसा मानना है अगर उनके ये लगन नहीं रहती, देश प्रेम इस भूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं रहता तो ये भूमि आज निर्जन बंजर भी द्वीप के रूप में यहाँ उपस्थित रहती है। लेकिन जीवित करने का उन्होंने ये प्रयास किया है, बताया है। इसीलिए मुझे उनकी ये भावना जो है समर्पण के माध्यम से ये बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने विचार आपके सामने करने का प्रयास किया और मैं सदन में खड़ा हूँ। पुस्तक की विशेषताएं तो बहुत है। पहली विशेषता ये है ये विशाल और विविधता से बनी हुई है। जैसा कि बताया है कि 1924 से लेकर 2025 तक के रचनाकारों की रचना इसमें शामिल है और साथ ही साथ उन्होंने पहली जो पंडित विजय बहादुर जी से लेकर एकदम नवयुवक हमारे उदय किरण जी जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी समकालीन जो चिंताएं हैं उनको उन्होंने स्वर दिया और उनका स्वर उन्होंने यहाँ पर छाप दिया है। तो ये बहुत अच्छी उनकी ये विशेषता मुझे लगी। दूसरी विशेषता जैसे मैंने पहले बताया कि लघु भारत के रूप में यहाँ इस पुस्तक में सब भाषा के लोग अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हैं और एक लघु भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की द्वीपों की एकता और अखंडता को दर्शाते हुए बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाएं इसमें रची हैं। हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह पवार जी की कविता है, वो व्यक्त करते हैं कि काश ये दुनिया अंडमान हो जाए।
काश में दुनिया अंडमान हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ही परिवार में राम सिंह भी, जुबेदा भी और पीटर भी ऐसे सदस्य मिलते हैं। ये यहाँ की विशेषता। मिश्रित सभ्यता, साझी संस्कृति को उन्होंने प्रस्तुत किया। और उसके बाद में हमारे दुर्ग सिंह दीप सर है, उन्होंने धर्म को एक ही माना है और इसका संदेश देते हुए अपनी कविता में लिखते हैं, समझ आ जाए तो ईश्वर ही खुदा है, बस देखने का नजरिया ही तो जुदा जुदा है। और दीपों की एकता, भाईचारे, प्रेम रस, जो यहाँ का प्रेम रस है, उसको तो जन्नत बताने वाले हमारे उर्दू शायर जनाब आईए खान सर हैं। उन्होंने बड़े हल्के से, बड़े तरीके से उन्होंने अपनी एक शेर लिखा है उन्होंने, जिसे हो जन्नत देखना, जिसे हो जन्नत देखना फिर अंडमान आया। उन्होंने सीधा पुकार किया अंडमान की विशेषता को बताती हूँ। इसके अलावा जैसे हमारे यादव सर ने बताया था कि यहाँ की प्रगति, यहाँ की देश प्रेम, यहाँ की यातनाओं को यहाँ के लोगों ने जो झेला है वो सबको उन्होंने रचनाओं में रचा है। तो एकदम सही बात है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पर कुछ कवियों ने तो शहीदों के प्रति नमन, मातृभूमि के प्रति नमन और साथ ही अन्याय के विरोध में खड़े होने का भी ऐलान किया है। हमारे श्री व्यासमणि त्रिपाठी जी और मदन मोहन सिन्हा जी थे, उन्होंने इन युगों को मुक्ति द्वार कहा, तीर्थ स्थल माना है अपनी कविता में। और जीवन में कभी कभी हमें कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन आगे बढ़ते रहने का जो संदेश हमें शाहजहां सर ने दिया है वो इस प्रकार है। वे लिखते हैं, है बेचैन आंखें तो और दूर देखो, है बेचैन आंखें तो और दूर देखो, न मुड़ मुड़ के आओ तुम कभी पीछे देखो। आज हमारे बीच वो नहीं, हमारे संस्था के बहुत ही नियमित और कर्मठ सदस्य थे श्री निर्मल कुमार श्रीवास्तव जी और उमेश प्रसाद जी की कविताओं में जीवन की दार्शनिकता का आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मस्त मौला सेवाराम सेठिया सर, मुझे लगता है बहुत लोग जानते होंगे, उनके साथ काम भी किया होगा। उनकी कविता वक्त, समय, उसकी महानता के बारे में उन्हें बताया है। वो लिखते हैं कि वक्त, सत्ता और समय, उन्होंने पूर्ण उसकी सच्चाई को व्यक्त किया है। वो लिखते हैं, वक्त है ये कभी एक सा नहीं रहता, वक्त है ये कभी एक सा नहीं रहता, कहीं नहीं रहता। आपके गले में चुभती हुई विजयमाला, आपके गले में चुभती हुई विजयमाला साथ ही सरसराहट बन सकती है कभी। और हमारे श्रीमती उषा शर्मा चंद्रिका सीमित शब्दों में भी जीवन जीने की कला का वर्णन करती है, बयान करती है, सिखाती है कविता के माध्यम से। और हमारे बीच हमारे जो चेतना के संस्था के सदस्य हैं गोविंद राम जी, उनकी भी बहुत अच्छी कविताएं रहती है। उनकी भी एक कविता है, मेरी खुदारी, वो मानवीय गरिमा को स्वर देती है। लिखते हैं, जिंदगी मेरी है और गमे जिंदगानी भी मेरी है, जिंदगी मेरी है और गमे जिंदगानी भी मेरे हैं। हम दर्द अपना तुमको बना दे तो क्या हासिल है। और हरिचंद्र शर्मा राय जी हैं, वो भी अपने परिवेश के प्रति सजग हैं। और इस सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काव्य के कुछ ऐसे गीत हैं जिनको मैं समझती हूँ कि उन गीतों को राज्य गीत के रूप में उनको दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे नागर नागर जी का एक गीत है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी अंडमान की। और दूसरा गीत है राज नारायण बिसारिया जी का, जिन्होंने लिखा है जादू वाले टापुओं की हवा बड़ी चंचल। और विनोद तिवारी जी का गीत है ऐसा मुझे लगता है तारे आसमान में। इन तीनों गीतों को आप यहाँ पर सुनेंगे अगले कार्यक्रम में। और एक विशेषता और है
कविता किताब की कि इसमें द्वीपों के जो मूल निवासी हैं उनके भी 20 हुआ। ममता के लिए ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई अपना, ना कोई पराया। बच्चे की मुस्कान को देखकर हमारे अंदर अपने आप ममता पड़ती है और उसका एहसास जो है हम अपने एक्शन के द्वारा कर देते हैं। ये जो शीर्षक रखा गया है, मैं सागर में खड़ा हूँ, इस पर चर्चा न करूँ तो मेरी समीक्षा मुझे लगता है अधूरी रह जाएगी। शीर्षक बहुत ही आकर्षक और मनन करने योग्य है। मैं सागर में खड़ा हूँ। द्वीप तो अपने में सागर में खड़े हैं और उस पर एक रचना लिख लेना बहुत बड़ी बात है। ये डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी जो 1964 में अंडमान में आए थे, लगभग 15-16 साल तक वो यहाँ अध्यापन करने के बाद भी पूना में चले गए, दूसरे अपना उन्होंने कैडर चेंज कर लिया। उन्होंने ये 15-16 साल तक इन द्वीपों में रहे नहीं, बल्कि खुद जिया है। उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर पुस्तकें लिख चुके हैं। एक पुस्तक है उनका 10 डिग्री चैनल। यदि कभी समय हो तो आप अगर अवसर मिले तो उस पुस्तक को जरूर आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब। उस समय का अनुमान, किस तरह की परिस्थितियाँ, कैसे स्कूलों की व्यवस्था, कैसे उनका आना, उन्होंने एक एक चीज का वहाँ वर्णन किया है। तो ये जो पंक्ति है उनकी रचना से ली गई है। मैं सागर में खड़ा हूँ। वो लिखते हैं, ऐसे नहीं उभरने वाला का जो यह संपादन कार्य है वो साहित्यिक विरासत के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर है। अंत में इतना ही, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम रेणु बालाजी। अभी आप बहुत विस्तार से इस खूबसूरत कृति जो कि अब द्वीपों में धरोहर बनने वाली है के विषय में चर्चा सुन रहे थे मैडम रेणु से, और उन्होंने तपस्या की बात की। फूल यूं ही नहीं खिलते, फूल यूं ही नहीं खिलते, बीज को जमीन पर दफन होना होता है, बीज को जमीन पर दफन होना होता है। और आज के इस मौके पर मैं रमेश जी जोशी के लिए चाहूंगी कि आप सब कर्तव्य ध्वनि से यहाँ से जोरदार तालियां बजाएं। उनके प्रयास के कारण ये पुस्तक आपके समक्ष है। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय जी का भी नाम लेना चाहूंगी, उनके लिए भी तालियां हो जाए। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका और अनुग्रह दिल्ली, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इस सबके संयुक्त प्रयास से ये पुस्तक आप सबके समक्ष पहुंचा। मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ। अब पुस्तकों के गंभीर विषयों से इतर जरा आप द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्यता और प्यारी सी शालीन समाज को सजोने वाली और इस समाज को समर्पित कुछ मधुर गीत अब प्रस्तुत होंगे। अब मैं आवाज दूंगी पहले गीत। Thank you.
माफी चाहूंगी, नरेंद्र नागपाल जी, वो नरेंद्र नागर, उनकी टाइटल थी पागल। नरेंद्र नागर जी का और गीत प्रस्तुत कर रहे हैं तानाला के सदस्य
आओ देखें झांकी अंडमान की। तो लीजिए झांकी प्रस्तुत हो रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे द्वीप समूह की, मेरी प्यारी मातृभूमि की, बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदर से नन्हे नन्हे टापुओं के जंजीरों के बारे में गीत लिखा है नरेंद्र पागल जी ने और प्रस्तुत कर रही है तान आलाप 11 चरणों की सदस्याएं।
महाराज चिन्मय मिशन के स्वामी जी आपको संबोधित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। चेतना संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष श्री यादव जी, चेतना संस्था के अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मातृशक्ति देवियों सज्जनों, मैं सागर में खड़ा हुआ इस पुस्तक के विमोचन के शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं चेतना संस्था को आभार व्यक्त करता हूं। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सारे दुनिया में हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। उस दिवस के अवसर पर हम इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। ये एक और अच्छा अवसर। अभी देखिए, साहित्य का काम होता है जोड़ना। समाज को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास अनादिकाल से होते आ रहे हैं, लेकिन इससे साहित्य को साधना कहा गया है। वैदिक साहित्य बोलते हैं उसको, जो हमारा जो रिचुअल्स पार्ट जो है, आध्यात्मिक जो ग्रंथ है, उसको वैदिक साहित्य कहा जाता है। और जो साहित्य समाज को जोड़ने का काम करता है, और इसके लिए मैं समाज को जोड़ने के हमारे वैदिक साहित्य में हमने एक मंत्र बोला, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एक बात कही, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। 1500 शताब्दी में, 16 शताब्दी में जब गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, उस समय वैष्णव और शैवाइट के बीच में जो हिंदू धर्म के साथ में, सनातन के साथ में जो फैमिली है वो जानते होंगे। आज से 400-500 साल पहले शैवाइट और वैष्णव के बीच में बड़ा भारत पाकिस्तान जैसे संबंध थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आकर के शैव और वैष्णव को जोड़ने का कार्य किया। तो जो साहित्य है, वो साहित्य समाज को जोड़ता है। वो समाज के बीच में मोटिवेशन, जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो गद्य है, जो पद्य है, जो कविता है, उनके माध्यम से हम भावों को उत्पन्न करते हैं। और इसके लिए मातृभाषा में जो साहित्य लिखा जाता है वो दिल को छूने वाला होता है। हमारी जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा में जो साहित्य लिखेंगे वो दिल को जाकर के छूता है। तो इसके लिए साहित्य की जो साधना चलती रहनी चाहिए। साहित्यकारों के पास में नई पीढ़ी को मोटिवेट करने का, प्रेरणा देने का, देशभक्ति जगाने का, संस्कार देने की बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो लिपि है, केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, इवन जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसका भी अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण इन सेंस कि बच्चे हिंदी लिखते तो हैं लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं। मैं चाहता हूं वो हिंदी में नहीं लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे। और ये दुर्भाग्य और कष्टदायक तब ज्यादा होता है जब हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी में लिखते। तो इसके लिए अपनी जो लिपि है, अपनी जो भाषा है, राष्ट्रभाषा हो, हमारी अपनी मातृभाषा हो, उसका संरक्षण होना ही चाहिए। साहित्य तभी बचेगा देखो अपनी भाषा में, राष्ट्रभाषा में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो उस अंग्रेजी भाषा में उतना प्रभावी नहीं। हम जब देशभक्ति के गीत गाते हैं और जो भाव उत्पन्न होता है, तो इसके लिए अपनी भाषा को, अपनी लिपि को हम जीवित रखें। ये साहित्यकार के ऊपर आज
में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे जो है वो उस भाषा में ज्यादा अंग्रेजी सीखना चाहिए, उर्दू की दौर में उसकी बात नहीं कर रहा, बट हम सही कि जिस भाषा में हम बोल रहे हैं उसी भाषा में उसकी लिपि को लिखा जाए, एक बात। दूसरी बात जो है कि बच्चों में हम पढ़ने की आदत को इनकलकेट करें। ये व्हाट्सएप आने के बाद में, मोबाइल आने के बाद में, सोशल मीडिया आने के बाद में बच्चों की पढ़ने की आदत कब हो गई। मैडम आदि लक्ष्मी जी हमें दिखाई दे रही है, आइए स्वामी जी से ग्रहण कीजिए पुस्तक। सोनी सोलोमन, डॉक्टर एन लक्ष्मी, मैडम लक्ष्मी दक्षिण भारतीय होते हुए भी खूबसूरत रचनाएं करती है। डॉक्टर नीता समझदार आई। सुमित्रा आइए आप पुस्तक ग्रहण कीजिए। मिसेस आई हुई है उनकी। लैला खातून आई हुई है, ये हमारी विद्यार्थिनी है हिंदी डिपार्टमेंट की और बहुत खूबसूरत रचनाएं करती है। रूना लैला खातून छोटे बच्चों के लिए, हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारे युवाओं के लिए तालियां जोरदार बजाएंगे। हमारे देश में आ रही है रूना लैला खातून। श्वेता, बिटिया श्वेता, शिफाली, लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी आई है, आइए सारी बच्चियां आ जाइए सामने। शिखा द्विवेदी, कुणाल बाई, कुणाल, आयुष दुबे, चमकते सितारे दिखोगे, आयुष दुबे। तालियां बजाते जाइएगा। लक्ष्मी को देख सकते हैं, या डिपार्टमेंट के बच्चे, लक्ष्मी कुमारी। महक, बहुत धन्यवाद। उदय किरण अभी दिखाई दिए थे, उदय आइए। इनका अंतिम नाम इसलिए कि सबसे युवा, सबसे कम उम्र के, और उनकी कविता को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। भविष्य बहुत ही सुनहरा है उदय, खूब अच्छी रचनाएं कीजिएगा। उदय कुमार अंतिम। मैं छूटना नहीं चाहती, मैं भी स्वामी जी से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ये हमारी विद्यार्थी है जयनगर कॉलेज भूगोल विभाग की, सुनैना टीवी में पुस्तक बहुत सुंदर रचनाएं करते हैं, पढ़ती भी अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद यादव जी। अब मैं आमंत्रित करती